आज आप लोग का 10th क्लास का यह पहला वीडियो है। इसमें लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने 10th क्लास में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत में इतना सिलेबस पढ़ चुके हैं हम लोग। मैथ हम लोग किसी सिन्हा में 1 से 5 लेसन जो अलजेब्रा का लेसन है 30 मार्क्स का, फिर 8 और 9 जो त्रिकोणमिति का है 20 मार्क्स का, और 14 और 15 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जो 10 मार्क्स का है। यानी टोटल 60 मार्क्स का जो है हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं। हम लोग साइंस में, फिजिक्स में 1 से 3 लेसन पढ़ा जा चुका है। इसमें बायोलॉजी में 1 से 4 तक पढ़ लिया हम लोग। केमिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सोशल साइंस में हम लोग जो है हिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं की हम लोग। ज्योग्राफी 1 से 6 तक लेसन पढ़ लिए हैं हम लोग। पॉलिटिकल साइंस भी 1 से 6 लेसन पढ़ लिए हम लोग। इकोनॉमिक्स जो है अभी पढ़ाया नहीं गया है। हिंदी में पार्ट 1 में इसके गद्य भाग में 1 से 6 और पद भाग में 1 से 6 पढ़ा जा चुका है। संस्कृत जो है पार्ट 1 में 1 से 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 10th क्लास में इतना सिलेबस जो है हम लोग लॉकडाउन के पहले ही समाप्त कर चुके हैं। इसमें आगे वीडियो नहीं बनेगा, इसमें आप लोगों को रिवीजन कराया जाएगा। तो रिवीजन कराया जाएगा तो सबसे पहले हम जो है रिवीजन कराते हैं फिजिक्स का। एक एक करके सबका वीडियो बनेगा और रिवीजन इसमें कराया जाएगा। चलिए फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज रिवीजन करना है। रिवीजन करने में कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, इसमें समझना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम या प्रकृति है जो किसी वस्तु पर पड़ने पर उस वस्तु को हमें दिखने की अनुभूति होती है। यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद जाना है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है वे प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य होता है। इसके अलावा जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि भी प्रकाश के स्रोत है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करके अन्य प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद जाना है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। सूर्य से आने वाली प्रकाशीय किरण जब वायुमंडल के धूलकण पर पड़ती है तो बिखर जाती है। तो प्रकाश कैसे बिखरता है? तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाशीय किरणें वायुमंडल के धूलकण पर पड़ती हैं तो बिखर जाती है और इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद जाना है प्रकाशीय किरण के बारे में। तो प्रकाश के गमन पथ को यदि तीर द्वारा दर्शाया जाए, प्रकाश के गमन पथ को अर्थात प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रही है उसके गमन पथ को यदि तीर द्वारा दर्शा दिया जाता है तो उसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह, तो प्रकाशीय किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज क्या है तो समझिए। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाशीय किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाशीय किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है
एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा होता है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाशीय किरण एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब इसमें समझना है पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाते हैं तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाते हैं उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच से प्रकाश आर पार हो जाता है तो ये पारदर्शी माध्यम हो गया। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार, ईंट, पत्थर, कॉपी इत्यादि। उसके बाद पारभासी माध्यम किसे कहते हैं? तो पारभासी माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक मात्रा में पार कर पाते हैं उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, इसके अलावा घिसा हुआ कांच, गंदा जल इत्यादि, ये पारभासी माध्यम हो गया। इसके बाद जानना है हम लोग को प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग निर्वात में होता है। निर्वात यानी जहां हवा भी उपस्थित न हो, जहां हवा भी न पाया जाता, यानी वहां पर कोई माध्यम नहीं पाया जाता, उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम लोग जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 5 जीरो और इसमें 1000 में 3 जीरो, 8 जीरो हो गया, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं वो। और उसके बाद निर्वात में प्रकाश का वेग हो गया और हवा में भी प्रकाश का वेग इतना ही लगभग मान लिया जाता है, थोड़ा सा कम रहता है लेकिन फिर भी हवा को जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही मान लिया गया है। इसके बाद जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग समझे प्रकाश का वेग के बारे में। इसके बाद प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की 2 प्रकृति होती है, प्रकाश तरंग और कण, तरंग तथा कण दोनों प्रकाश की प्रकृति है, जिसे प्रकाश का द्वैध प्रकृति कहते हैं, द्वैध प्रकृति कहा जाता है। अब प्रकाश की प्रकृति में जो है प्रकाश को कौन सा तरंग माना जाता है? तो प्रकाश को माना जाता है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश को कौन सा तरंग माना जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंगों के गमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंगों के गमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात प्रकाश के कण भी प्रकाश के गमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब हम लोग को जानना है दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? तो दर्पण समझने से पहले हम लोग परावर्तक सतह के बारे में जानेंगे। तो परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह तो वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तु जिसका एक भाग परावर्तक सतह हो और दूसरा भाग कलई किया हुआ हो। चांदी की कलई की गई रहती है इसमें। तो वैसी वस्तु जिसका एक भाग परावर्तक सतह हो और दूसरा भाग कलई किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो
उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग को समझना है इसमें कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन समझिए। तो जब प्रकाशीय किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाशीय किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाशीय किरण किसी दर्पण या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ संबंधित पद समझ लिया जाए। इसमें इसको कहा जाता है आपतित किरण और इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। ये बिंदु हो गया, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और इस पर जो लंब होता है उसको कहा जाता है, इस पर जो लंब है 90 डिग्री कोण बनाकर इसको कहेंगे अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण रहता है उसको आपतन कोण, और इसको चलिए समझे। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वैसी किरण जो दर्पण पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वैसी किरण जो दर्पण से वापस परावर्तन के बाद वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण का आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का वह बिंदु जिस पर प्रकाशीय किरण आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें समझना है कि प्रकाश के प्रवर्तन में इसके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित प्रवर्तन और दूसरा होता है विस्तृत प्रवर्तन। चलिए उसको समझ लिया जाए। तो नियमित परिवर्तन और विस्तृत परिवर्तन में क्या अंतर है? तो किसी दर्पण या चमकीली सतह पर समानांतर आती प्रकाशीय किरणें, समांतर आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद भी समांतर ही, दर्पण से प्रवर्तन के बाद भी समांतर ही लौटती है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी दर्पण पर आने वाली समानांतर आपकी किरणें प्रवर्तन के बाद भी समानांतर ही लौटती है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। और नियमित परिवर्तन हमेशा चिकना सतह से होता है। यदि सतह चिकना हो तो नियमित परिवर्तन होता है। दूसरा होता है विस्तृत परिवर्तन। क्या होता है? विस्तृत परिवर्तन। विस्तृत परिवर्तन में दूसरा हम लोग को समझना है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन जो हमेशा रुखड़ा सतह से होता है। इसका सतह कैसा है? रुखड़ा है।
तो विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समानांतर नहीं रहती है। वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समानांतर वापस नहीं लौटती हैं उसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं, जो रुखड़ा सतह से होता है। अब हम लोग को परावर्तन के प्रकार भी समझ लिए। अब समझना है इसमें प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके पहले हम इसमें समझेंगे कि गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य पद के बारे में। तो गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य पद समझा जाए। तो हम सबसे पहले समझेंगे इसमें वक्रता केंद्र के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, ये हो गया खोखला गोला। तो गोलीय दर्पण, ये भी अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो इसको कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ये आप लोगों को केवल रिवीजन कराया गया है, तो समझिए इसको पहले। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और गोलीय दर्पण के, जैसे गोलीय दर्पन हो गया यहाँ पर, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब इसमें समझना है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग को समझना है कि गोलीय दर्पण में फोकस क्या होता है। तो चलिए फोकस के बारे में समझा जाए। फोकस क्या है? तो किसी गोलीय दर्पण की प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी ये हो गया ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो फोकस किसे कहा जाता है? तो फोकस किसे कहते हैं समझने पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस के बाद हम लोग को समझना है प्रतिबिंब के बारे में। इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है, फोकस या मुख्य फोकस। अब हम लोग को समझना है इसमें कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब समझिए। देखिए गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बना आकृति
प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण से, किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना आकृति प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? सबसे पहले इसका परिभाषा में समझिए। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर आकर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये अंतर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग को समझना है इसमें कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उनकी विशेषताएं समझिए। इसमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो ये हो गया समतल दर्पण। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब आभासी रूप से इसमें क्या विशेषताएं होती है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बनने की विशेषताएं कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, उतनी ही दूरी पर इसमें प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी बनता है और सीधा बनता है। सीधा। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बनने की विशेषताएं क्या है? कि समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। अर्थात इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। फिर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है और सीधा भी होता है। और क्या विशेषता होती है? यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को यदि थीटा कोण से इसमें घुमा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर इसकी परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से मिल जाती है। कौन किरण? परावर्तित किरण। यानी दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से मिल जाती है। यदि और समझिए इसमें विशेषता कि समतल दर्पण की वस्तु यदि u वेग से गति करती है तो प्रतिबिंब 2u वेग से गति करती है, अर्थात दुगना स्पीड से। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर u वेग से गति करेगी तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण की ओर 2u वेग से गति करता है। यह विशेषता होता है। समतल दर्पण में और विशेषताएं हैं कि समतल दर्पण में जो है पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या होता है? पार्श्विक रूप से इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? इसमें एक घटना होता है पार्श्व परिवर्तन। जो आप लोगों को पढ़ाया गया है सब। तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि जब दर्पण में किसी वस्तु का बायां भाग दायां भाग प्रतीत होना और वस्तु का दायां भाग बायां भाग प्रतीत होना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो वैसी घटना
जिसमें वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है, और इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसलिए पार्श्विक रूप से दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम समझेंगे इसमें कि समतल दर्पण में अन्य भी विशेषताएं होती हैं कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसमें दर्पण का आकार वस्तु के आकार की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी किसी भी वस्तु का, जैसे कोई 10 फीट का वस्तु अगर दर्पण में देखना है तो कम से कम 5 फीट का, यानी उसका आधा, 10 फीट का यदि वस्तु है तो उसका कम से कम आधा यानी 5 फीट का दर्पण होना चाहिए।